हाय गाइस, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आज आप सभी को लेके चलते हैं प्रिंस सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग देखेंगे लिंग, स्कूल और समाज का ये अगला क्वेश्चन है कि परिवार, कार्यस्थल, पास पड़ोस, विद्यालय तथा संस्थाओं में होने वाले यौन उत्पीड़न को विस्तृत पूर्वक से समझाइए तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी वर्णन कीजिए। Explain in the details the sexual harassment in the family, neighborhoods, institution and the workplace। अथवा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए तथा इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीति तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर प्रकाश डालिए। डिफाइन द सेक्सुअल हरासमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसीज एंड स्टॉप्स ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। परिवार, कार्यस्थल, पास पड़ोस तथा संस्थाओं में होने वाले यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट इन द फैमिली, नेबरहुड, द इंस्टीट्यूशन एंड द वर्कप्लेस। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करने के लिए अतिरिक्त विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश भी जारी किए जिनके तहत नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाएं और शिकायत को दूर करने की व्यवस्था को भी लागू करें। हम सभी क्षेत्रों में, मसलन संगठित, असंगठित, सरकारी हो, निजी सरकारी हो, शैक्षणिक हो आदि प्रकार के नियोजनों के लिए जरूरी हो गया है कि वह शिकायत दूर करने की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यौन उत्पीड़न संबंधित निश्चित नीति अपनाएं और शिकायत निवारण के समिति को गठन करें। बहरहाल अधिकार नियोक्ताओं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या हैं। हम दूसरा कि जिन्हें पता है कि वे इस बात से साफ इनकार करते हैं कि साफ इनकार कर देते हैं कि उनके यहाँ यौन उत्पीड़न का कोई मामला कभी उठा हो। कुछ मैनेजर इस डर से कि कहीं पिछले मामले फिर उभर कर सामने न आ जाए, इस कोशिश में रहते हैं कि कर्मचारी को इस बात को कोई सूचना मिले ही नहीं। और जब इस सच्चाई के सामना हो ही जाता है तो यह यौन उत्पीड़न का मामला है कि नियोक्ताओं में से अधिकतर घटना को सीधे तौर पर नहीं लेते और अपने तरीके से इसका निपटारा खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि शिकायतकर्ता को ही नौकरी से बाहर निकाल देंगे या उसे तबादला करने के लिए बाध्य कर देंगे। कुछ ही लोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए हामी भरी, लेकिन काम के प्रति समर्पण और टीम के रूप में काम करने की मानसिकता का विकास करने संबंधित कम संवेदनशील मुद्दों को प्रशिक्षण के लिए चुना। कुछ ही कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि यौन उत्पीड़न लिंग भेदभाव का गंभीर रूप है। नीतियां लागू कर उन्होंने शिकायत निवारण समिति का गठन किया, जो जरूर किया, लेकिन अपने यही बड़ी कमजोरी ढंग से नीतियां बनाई और समिति का गठन भी इस तरह से किया कि उसमें सभी स्तर के कर्मियों को प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। अक्सर उन्हें पूर्वग्रहित तीसरे पक्षों को कमेटी में जगह ही नहीं दी, जैसे कि किसी गैर सरकारी संगठन या किसी प्रकार के संगठन के प्रतिनिधित्व या किसी स्वतंत्र व्यक्ति को जो यौन उत्पीड़न के हर पहलू से पूरी तरह से वाकिफ हो, जानता हो और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भी जानता हो। एक आम बात यह भी पाई गई है कि जहां समिति थी वहां समिति के सदस्यों को ठीक नहीं पता होता था कि उन्हें काम कैसे करना है। परिणाम यह होता था कि पीड़िता जो शिकायत लेकर आती तो इन समितियों के सामने और भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विशाखा ने दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के वर्षों बाद भी इस बात की ज़रूरत है कि लिंग भेदभाव और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। पुरानी और घिसी पीटी
परिपाटी को खत्म किया जाए और खुले दिन से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए। व्यवस्थित तरीके के प्रवृत्ति में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से मुक्त हो पाएगा और सभी काम करने वालों के लिए सुरक्षित स्थल साबित होगा। वर्तमान स्थिति। महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत समूहों के अनुभव के आधार पर साथ ही साथ यह कोशिश भी की जा रही है कि वर्तमान में 2 दिशा निर्देश हैं जिन्हें कैसे और मजबूत किया जाए। देश भर में सेमिनार और मीटिंग कर यह काम किया जा रहा है। इन परामर्शों के जो परिणाम आ रहे हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मेघा कोतवाल सामने में रखा जा रहा है, जो अभी भी स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कानून बनाने का प्रस्ताव रखा। बहरहाल राष्ट्रीय महिला आयोग के इस मंसूबे को महिला अधिकार संगठन ने खारिज कर दिया। तय किया गया है कि विधेयक वक्ता मसौदा इस मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद ही तैयार किया जाएगा। अगला, सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे कि हम बताएं कि अप्रैल 2000 में HRL हरासमेंट ह्यूमन राइट्स एंड लॉ नेटवर्क की दिल्ली इकाई ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। कार्यस्थल पर महिलाओं पर बढ़ते यौन उत्पीड़न के मद्देनज़र और यह देखते हुए कि लगभग सभी नियोक्ता सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ह्यूमन राइट्स एंड लॉ नेटवर्क ने यह बड़ा कदम उठाया कि इस प्रशिक्षण पुस्तिका को तैयार करना और फिर इसका प्रकाशन इस मुहिम की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी। इस प्रशिक्षण पुस्तिका प्रकाशन के अतिरिक्त इस अभियान में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हुए हैं। पहला है HRL यानी ह्यूमन राइट्स एंड लॉ नेटवर्क के दिल्ली कार्यक्रम में प्रशिक्षण और साधन केंद्र स्थापित किए जाएं। दूसरा, यौन उत्पीड़न शिकार महिलाओं के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू की जाए। तीसरा, सभी क्षेत्रों अर्थात संगठित या असंगठित हो, निजी हो या शैक्षिक हो या शिक्षा के साथ साथ दूसरे गैर सरकारी संगठनों, कानून लागू करने वाली एजेंसियां और मजबूत संगठन के बीच नेटवर्क तैयार करना। चौथा, साधन और शैक्षिक सामग्री का विकास करना। पांचवा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियाँ तैयार करने और शिकायत समिति गठित करने की व्यवस्था की मदद की जाए। पांचवा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियाँ तैयार करने और शिकायत समिति गठन करने की व्यवस्था की मदद की जाए। छठवां, समान सोच के विभिन्न संगठनों के बीच नेटवर्क तैयार करना ताकि परस्पर सहयोग विकसित हो सके। सातवां, उन महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने संस्थानों पर यह दबाव बनाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रखी हो कि वे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को लागू करते हुए शिकायत समिति की स्थापना करें और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तैयार रखें। आठवां, जेंडर संवेदीकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। नौवां है, इस तरह के कार्यक्रम की पहल अखिल भारतीय प्रबंध एसोसिएशन, दिल्ली पुलिस, अस्पताल, एक्सपर्ट्स इंस्पेक्शन काउंसिलिंग तथा गार्गी और राजगजस कॉलेज आज कर चुके हैं। 10वां, लैंगिक हेतु समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका।